डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः नागरिक शास्त्र के अंतिम और एक नए अध्याय के साथ हाजिर हूं, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। यहाँ से आपके दो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट बनते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो मैं आपको उन दो सवालों को सबसे पहले बता देता हूँ कि वे दो सवाल कौन कौन से हैं जो सबसे पहले आपसे यहाँ से बनते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक सुधार क्या है। लोकतांत्रिक सुधार क्या है, इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों को बताइए। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इन चुनौतियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चुनौती जो शब्द है, देखिए वो चुनौती वाली चुनौती नहीं है, याद रखिए। ना ही पता चला चुनौती आधा लोग समझ लीजिए हैं, चुनौती मत समझिएगा, चुनौती नहीं है ये, ठीक है। यह है चुनौती, चैलेंज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चुनौती शब्द क्या है। तो चुनौती शब्द एक कठिनाई है जो स्वयं को प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। चुनौती शब्द जो है एक कठिनाई है जो स्वयं को प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। याद रखिएगा, मतलब जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तभी तो आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और आपको उससे एक रास्ता निकल के आता है जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसा कि अभी मान लीजिए आप लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो सेट सॉल्व करने में आपके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं वो आपको आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपको मालूम चलता है कि आगे आप इस स्तर की गलती तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी सेट नहीं सॉल्व किए रहेंगे तो आपको पेपर में उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, याद रखिएगा, और आप वहाँ पे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आप सेट सॉल्व करिए, उस चुनौती का सामना यहीं पे कर लीजिए, जिससे पेपर में आप उसके आगे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपका बनता है कि आप इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। क्या लिखिएगा कि लोकतंत्र के समक्ष ये क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। बस आप इन बातों को एक बार सुनते जाइए, आपके दिमाग में ये अपने आप बैठ जाएंगी, और बाद में जब लिखने जाएंगे ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। परंतु मैं इतना कहूँगा, इसकी हेडिंग्स जरूर लिखिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर लिखिए, जिससे आप सेंटेंस बनाने के लायक रहें। नहीं तो वहाँ पे पता चला पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मैंने कहा कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चुनौतियाँ हैं, तो लिखेंगे आप लोग, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख रूप से 3 चुनौतियाँ हैं। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख रूप से 3 चुनौतियाँ हैं। पहला, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, विस्तार की चुनौती, और तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, ठीक है। मतलब अगर आपको लोकतंत्र कहीं पर लाना है, जैसे मान लीजिए कि एक देश है, ठीक है, एक देश है ये, यहाँ पर आप लोकतंत्र को लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के लिए पहले एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, एक बुनियादी आधार तो बनाना पड़ेगा कि आप वहाँ पे लोकतंत्र ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। जब तक आप वहाँ पे एक ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे कि हाँ यहाँ पर लोकतंत्र आना चाहिए अब, तब तक वहाँ पे कभी लोकतंत्र आ ही नहीं चाहता है, तब तक वहाँ पे लोकतंत्र कभी आ ही नहीं सकता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आपको पढ़ लिख कर ये करना है, ठीक है, आपको पढ़ लिख कर ये करना है, तो पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा ना, कि मतलब आप शुरू कहाँ से करेंगे। अगर आपको कोई बेस ही नहीं है तो आप पढ़ के क्या कर लेंगे, कुछ उखाड़ लेंगे क्या, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। याद रख लीजिएगा, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको पढ़ाई लिखाई करके अगर आगे जाना है तो उसका भी एक बेस बनाना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुनियादी आधार, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी है कि लोकतंत्र जहाँ भी स्थापित करना है, पहले वहाँ माहौल बनाइए, आप बेस बनाइए कि हाँ यहाँ पे अब लोकतंत्र आ सकता है,
तब आप वहाँ पे लोकतंत्र आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे विस्तार की चुनौती। किसकी चुनौती? विस्तार की चुनौती। मतलब आपने लोकतंत्र स्थापित कर दिया, अब आप इसको विस्तृत रूप से कैसे उसमें लागू करेंगे जिससे सभी लोगों को समान रूप से उसमें योगदान करना पड़े, अर्थात सभी लोग को समान रूप से स्थान मिल सके उस लोकतंत्र में। पता चला आपने कहने को लोकतंत्र स्थापित कर दिया, कुछ लोग को छूट मिल गई, कुछ लोग को नहीं मिली, तो ये लोकतंत्र का सही रूप नहीं हो पाएगा। तीसरा, आपने लोकतंत्र बना तो लिया लेकिन आप उसको मजबूत कैसे करेंगे, तो तीसरी चुनौती आपकी होगी लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बुनियादी आधार बनाने की चुनौती में कुछ बातें बताता हूं जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नहीं मन करेगा तो बस आप सुन लीजिए बस इसको। ठीक है, बस सुनिए इसको। देखिए, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे, देखिए कि ऐसे देश जहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे देशों में सबसे पहली बुनियादी चुनौती वहां पर लोकतांत्रिक सरकार गठित करने की है। सबसे पहली बुनियादी चुनौती वहां पर लोकतांत्रिक सरकार गठित करने की है। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार गठित करने की है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर चूंकि गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, गैर लोकतांत्रिक का मतलब जिसको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं होता है, वहां पे एक गुट रहेगा, वही शासन करेगा, वही जो कहेगा वही होगा। जनता क्या सोचती है, क्या करती है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सत्ता पर सेना का नियंत्रण रहता है, सत्ता पर सेना का नियंत्रण रहता है। ऐसे कुछ देश भी है, जैसे आप म्यांमार देख सकते हैं। म्यांमार में क्या है कि सेना जब चाहे तब सत्ता को हथिया सकती है। कोई अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बना हुआ है वहाँ का, उसको गिरा देगी, फिर से अपने हाथ में ले लेगी सत्ता को। ये वहाँ पे सेना का नियंत्रण रहता है। तो इन चीज़ों पर आपको देखना पड़ेगा। तो यही आपकी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती क्या है? सबसे पहले आप गैर लोकतांत्रिक सरकार को हटाइए, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त कीजिए और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित कीजिए। सबसे बेसिक चैलेंज है यही। आप यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी देश में लोकतंत्र की शुरुआत करनी है तो आप पहले वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण तो करिए। ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ पे किसका निर्माण करिए? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करिए। ठीक है, नेपाल इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर पहले राजशाही थी, राजशाही समाप्त करके अब वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई है। राजशाही समाप्त करके वहाँ पर किसकी स्थापना की गई है? लोकतंत्र की स्थापना की गई है। चलिए, तो अब आ जाइए आप दूसरी हेडिंग पर, विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती। तो देखिए, अब आपका लोकतंत्र स्थापित तो हो गया, परंतु आप इसका विस्तार करिए। तो विस्तार की चुनौती में क्या क्या आता है? तो देखिए, स्थानीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देना। ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे आप इसमें? ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र को विस्तार करने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। वहां पर लोकतंत्र को विस्तार करने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रशासन में महिला और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना आदि शामिल है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो विस्तार की चुनौती क्या है कि आप उस क्षेत्र में सबको लेकर आइए, लोकतंत्र के क्षेत्र में आप सबको लेकर आइए, कोई इससे दूर न रह पाए। इसी को बोलते हैं विस्तार की चुनौती। ठीक है, अर्थात इस लोकतंत्र के एरिया से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका उदाहरण कहाँ आता है? भारत और अमेरिका में ये लोग लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का सामना कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर इनका विस्तार किया भी जा रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला आप देखिए, तीसरी चुनौती, लोकतंत्र आपने बुनियादी बेस बना लिया, मतलब लोकतांत्रिक सरकार आपने बना ली, उसका विस्तार भी आपने कर दिया। अब उस लोकतंत्र को आप मजबूत कैसे बनाएंगे? देखिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको कहीं पर भी लोकतंत्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को बनाइए। किसको बनाइए?
वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाइए। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है जो जनता के द्वारा चुनी जाती हो। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाने के बाद पहले आप उसका विस्तार करिए, हर एरिया के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें शामिल करिए। ठीक है, शामिल करने के बाद अब आप उसको मजबूत बनाने का कार्य करिए। तो हमने दो काम तो कर लिया। क्या कर लिया हमने? हमने लोकतांत्रिक सरकार बना दी, वहाँ पे उसका विस्तार भी कर दिया, मतलब महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उसमें स्थान दे दिया, स्थानीय सरकारों को शक्ति दे दी। अब उसे आप मजबूत बनाइए। क्या बनाइए? आप मजबूत बनाइए। लोकतंत्र को क्या बनाइए? मजबूत बनाइए। तो अगली चुनौती क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। आइए जरा देखते हैं। देखिए तीसरी चुनौती आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। तो देखिए किसी भी लोकतंत्र के सामने तीसरी चुनौती होती है उसको मजबूत करना। तीसरी चुनौती होती है उसको मजबूत करना। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। मजबूत करने का मतलब क्या है कि प्रत्येक समाज की क्या क्या उम्मीदें हैं, प्रत्येक समाज की क्या क्या उम्मीदें हैं, ध्यान दीजिएगा। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो संस्थान हैं उनको आप मजबूत बनाइए। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो संस्थान हैं उनको आप क्या करिए? मजबूत बनाइए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो लोकतंत्र स्थापित हो गया, अब आप उसको मजबूत करिए। कैसे मजबूत करेंगे? इस चुनौती में लोकतंत्र के संस्थानों और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। लोकतंत्र के संस्थानों और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद करते हैं। जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे इसमें? लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो लोकतंत्र के सरकारी निर्णय जो हैं उनको अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण से मुक्त करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण से मुक्त करना होगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई राजनीतिक दल है और वो सरकार बना रहा है, कोई राजनीतिक दल है और वह सरकार बना रहा है, तो उसने प्रचार किया होगा, और प्रचार किया होगा तो बहुत सारे पैसे भी लगे होंगे उसको। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसको पैसे किसने दिए होंगे? इन अमीर व्यक्तियों ने ही तो दिए होंगे ना। और जब वो जीत जाएगा तो इन अमीर व्यक्तियों के कहे अनुसार ही काम करेगा। तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो अमीर व्यक्ति के कहने पर चल रहा है। तो ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? लोकतंत्र का मतलब है जनता के कहे अनुसार चले। ठीक है, जनता के लिए उसका शासन हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग देश जो है हमारे इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र है ना वो सब के सब ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ के जो सरकारी निर्णय हैं उनको अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण से हटाना होगा, उनसे दूर करना होगा, तब जाके वहाँ पे लोकतंत्र सही तरीके से स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। तो लोकतंत्र के समक्ष तीन चुनौतियाँ हैं। पहली, आप वहाँ पे बुनियादी आधार बनाइए। पहला आप वहाँ पे क्या बनाइए? बुनियादी आधार बनाइए, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार स्थापित कीजिए। दूसरा नंबर, उसका विस्तार कीजिए, हर लोगों को तक इसकी पहुँच करिए। तीसरा नंबर, उसको मजबूत करिए। तीसरा नंबर क्या करिए? उसको मजबूत करिए। ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ कि जो भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में। तो आ जाइए जरा, देखिए आपके सामने सवाल दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, दूसरा आप लिख लीजिएगा सामाजिक तनाव और हिंसा। सामाजिक तनाव और हिंसा। तीसरा आप लिखेंगे दल बदल। ये भी तो आपको भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, दल बदल। ठीक है, चौथा आप लिखेंगे संप्रदायवाद। संप्रदायवाद। पांचवा आप लिखेंगे निरक्षरता। छठवां आप लिखेंगे जातिवाद। छठवां आप क्या लिखेंगे? जातिवाद। सातवां आप लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक असमानता। सामाजिक और आर्थिक असमानता। उसके बाद नौवां लिखेंगे, आठवां लिखेंगे आप गरीबी। आठवां लिखेंगे आप गरीबी। तो अगर आप इतने पॉइंट भी बस पढ़ लीजिए और उसमें एक एक लाइन ही लिख दीजिए तब भी आपका तो कम से कम 9 लाइन हो ही जाएगा, याद रखिएगा।
तो ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियां हैं। क्या हैं इसमें देख लीजिए आप लोग। क्षेत्रीय असंतुलन, तो चूंकि ये भारत विशाल देश है, मतलब आप ऐसे लिखेंगे इसमें, अपने मन से बनाइएगा आप कि चूंकि भारत एक विशाल देश है, इसके सभी क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं हुआ है, इसके सभी क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं हुआ है। जैसे पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश विकसित राज्य में चले जाते हैं, और जबकि बिहार, ध्यान दीजिएगा, बिहार, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लोग पिछड़े राज्य में चले जाते हैं, मतलब वहाँ पे विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। इस प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पे हर क्षेत्र की समस्या अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर क्षेत्रीयता की भावना आती है कि हमको पीछे रखा गया है, तो हमको आगे जाने के लिए सरकार मौका दे। याद रखिएगा, वो लोग अपने क्षेत्र का विकास सोचेंगे, क्षेत्रीयता आएगी, संघर्ष पैदा होगा दोनों लोग में। इसका मतलब यहाँ पर लोकतंत्र के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्षेत्रीय असंतुलन। लोकतंत्र यहाँ पे सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक क्षेत्रीयता की भावना रहेगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब है एक देश, केवल देश, वहाँ पे क्षेत्रीयता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सामाजिक तनाव और हिंसा, तो क्या कह रहा है, क्योंकि लोकतंत्र जो है सफल तभी हो सकता है जब देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना हो। याद रखिएगा, शांति और शासन की व्यवस्था हो, ठीक है। परंतु आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर लोग लड़ाई करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ाई करते हैं, अमीर गरीब की लड़ाई होती है, ऊंच नीच की लड़ाई होती है, बताइए। इसका मतलब यहाँ पे लोकतंत्र क्या सफल होगा, नहीं होगा। तो इसको ख़त्म करना लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन आप देख रहे होंगे आज के समय तो ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है, बताइए आप, ख़त्म हो रही है क्या आपके अनुसार? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये आज के समय हमारे यहाँ सामाजिक तनाव और हिंसा, जो कि हमारे यहाँ जाति और धर्म के आधार पर चल रही है, वो ख़त्म होती दिख रही है कि बढ़ती दिख रही है? आप अपनी राय निकालिए इस पर, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दल बदल। लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है दल बदल। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैंने आपको पीछे ही बता रखा है। इस पार्टी को मिले 56 सीटें, और इसको मिली 40 सीटें, और इसको मिली 4 सीटें, ठीक है। तो इसने सरकार बना लिया, परंतु इसमें सरकार बनाने के बाद 20 लोग को मंत्री बनाया गया, 20 लोग को क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। तो बचे आपके 36 लोग। अब ये 36 लोग को मंत्री पद नहीं मिला। अब ये जो 40 बैठा हुआ है, ये सोचेगा कि मैं इनमें से अगर 11 लोग को बुला ले आऊँ तो मेरी सरकार बन जाएगी, क्योंकि टोटल 100 सीट है, आधे से ज़्यादा मिल जाएगी, मेरी सरकार बन जाएगी। तो इसमें से 10 लोग को लेके चली जाएगी और कहेगी आओ हम तुमको मंत्री बना देंगे। तो जाहिर सी बात है वो चले जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे, तो वहाँ पे इनकी सरकार गिर जाएगी। मतलब जनता ने जिनको चुना उसका महत्व ही खत्म, ये लोग दूसरे में जाके उनकी सरकार बना दे रहे हैं। तो कहाँ यहाँ पे लोकतंत्र रह गया, बताइए जरा। लोकतंत्र रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसी को रोकने के लिए तो हमारे यहाँ 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। क्या लाया गया था, दल बदल कानून। और इसमें 51वां संशोधन 2003 में भी किया गया था। याद रखिएगा क्या हुआ था इसमें, जो 1985 में आया, कहा गया था कि आप दल बदल करेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। परंतु वहाँ पे कहा गया था कि अगर 1/3 लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। कितने लोग, 1/3 लोग। मतलब अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 33 लोग यहाँ से भाग गए तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, सदस्यता रद्द नहीं होगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें 91वां संशोधन किया गया 2003 में, और कहा गया नहीं नहीं, अब 1/3 नहीं रहेगा, अब 2/3 लोग भागेंगे तब रद्द नहीं होगी, 2/3 लोग भागेंगे तो रद्द नहीं होगी। अर्थात अगर 100 हैं, 100, तो 100 में से अगर 66 भागेंगे तब रद्द नहीं होगी, अगर 65 भाग गए ना तो रद्द कर दी जाएगी। याद रखिएगा, मतलब 2/3 से ज़्यादा भागना है तब जाके रद्द नहीं होगी। परंतु ये देखिए हमारे सामने अभी भी ये चुनौती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें केवल उनकी सदस्यता रद्द होती है, बाकी उनको कोई, क्या बोलते हैं, बाकी उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती है, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। मतलब ऐसा नहीं कहा जाता है क्या कि भैया देखो अगर तुम कोई पार्टी छोड़कर जाओगे तो तुम 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर उनको ऐसी सज़ा दे दी जाए ना तो कोई छोड़कर जाएगा ही नहीं। ये क्या हुआ कि यहाँ से छोड़ के गए, वहाँ पे उनकी सदस्यता रद्द हुई और वहाँ जाने के बाद फिर से दोबारा चुनाव लड़ लिए, ठीक है, तो फ़ायदे में चले गए, इसीलिए तब भी छोड़कर भाग जाते हैं। याद रखिएगा। तो ये आपका एक लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। और चौथा आपका संप्रदायवाद है। वही विभिन्न संप्रदायों को अलग अलग कर दीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये संप्रदाय,
हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय बना दिया गया। सब लोग अलग अलग लड़ते रहे आप उसमें, हिंदू लड़िए, मुस्लिम लड़िए, सिख लड़िए, ईसाई लड़िए, हैं बताइए आप लोग। अमीर लड़ेगा, गरीब लड़ेगा, ऊंच लड़ेगा, नीच लड़ेगा, यही तो होगा हमारे यहाँ पे, यही तो संप्रदायवाद है। और अंग्रेजों ने इसका खूब लाभ भी उठाया था, अंग्रेजों ने इसका खूब लाभ भी उठाया था, जिसे बांटो और राज करो की नीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज भी हमारे यहाँ संप्रदायवाद अपना घिनौना चेहरा दिखाए हुए है, याद रख लीजिएगा आप लोग। हमारे यहाँ पर आज भी संप्रदायवाद है, विभिन्न धर्म। अब देखिए, अभी आपके यहाँ एक नियम बनाया जाता है कि भैया देखो, तुम अगर यादव जी हो तो अखिलेश यादव ही वोट देना है, यादव जी हैं तो बस उनको साइकिल दिखाई देगी, पंडित जी हैं, ठाकुर जी हैं तो उनको खाली कमल दिखाई देगा, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो किसी को नहीं देंगे, कोई हमारा नहीं है, हम कांग्रेस को देंगे, हम इनको देंगे, उनको देंगे, ये हमारी जाति का खड़ा है, हम इसको देंगे। यही तो है हमारे यहाँ संप्रदाय। बताइए, इसी के लिए दंगे भी होते हैं, इसी के लिए दंगे भी होते हैं। और निरक्षरता क्या है? निरक्षरता भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति निरक्षर है तो उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, अधिकारों और कर्तव्यों का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और जब तक उसे अधिकारों और कर्तव्यों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक लोकतंत्र स्थापित हो नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रशासन में भागीदारी नहीं कर सकता है, प्रशासन में भागीदारी नहीं कर सकता है। और ये जातिवाद तो मैंने आपको बता ही दिया, जातिवाद सबसे कमजोर कड़ी है लोकतंत्र की, याद रख लीजिएगा आप। और फिर यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानता पाई जाती है। एक और उच्च जातियाँ अलग हो जाती हैं, दूसरी और निम्न और पिछड़ी जातियाँ अलग हो जाती हैं। भैया तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति को, हमारे साथ नहीं मिल सकते हो तुम, तो हमारे साथ आने की भी कोशिश मत करना। और अमीर गरीब आर्थिक दृष्टि है, देखिए सामाजिक अंतर क्या है, ऊंच और नीच। आर्थिक दृष्टि क्या है, अमीर और गरीब। मैंने बताया था ना कि 2% लोगों के पास 90% धन है और 90% ये 98% लोगों के पास 10% धन है, मैंने बताया था ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आर्थिक असमानता ही तो है ना। लेकिन लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र का एक मोटो होता है कि आपको समानता देखनी है, क्या देखनी है, समानता। परंतु ये समानता है कहाँ, कहाँ है समानता बताइए आप। ये लोकतंत्र की असमानता ही तो है ना, ये लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं है। उसके बाद गरीबी देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र के सामने गरीबी भी एक बड़ी चुनौती है, भारतीय लोकतंत्र के सामने गरीबी भी एक बड़ी चुनौती है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, गरीबी को दूर करना, अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो गरीबी को दूर करना होगा, लोगों को समानता देनी होगी, तभी तो जाके लोग अमीर बन पाएंगे। सबको बराबर अगर आप विकसित होने का मौका देंगे तभी तो ये चीज़ें हो पाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा, बस सुनिए इस बात को और अपने मन से इनको लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप अपने मन से लिखेंगे ना उतना ही फायदे में रहेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए जरा, दूसरा और अंतिम सवाल हमारे सामने जो आ रहा है, राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार जिसे आप लोकतांत्रिक सुधार भी कहेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार, राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, ये राजनीतिक सुधार क्या है, राजनीतिक सुधार क्या है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले राजनीतिक सुधार क्या है। तो देखिए, सामान्यतया लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में जितने भी सुझाव या प्रस्ताव होते हैं लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं, लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कहा गया कि देखिए हमारे यहाँ पे एक गरीबी एक चुनौती है, लोकतंत्र के समक्ष गरीबी एक चुनौती है। ठीक है, तो अगर इस लोकतंत्र के समक्ष गरीबी एक चुनौती है तो ये कहा जाएगा कि गरीबी दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गरीबी दूर करने के लिए जो जो सुझाव दिए जाएंगे, जो जो सुझाव दिए जाएंगे उसे लोकतांत्रिक सुधार कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, लोकतांत्रिक सुधार कहा जाएगा। हमारे यहाँ मान लीजिए कि दल बदल एक चुनौती है, दल बदल एक चुनौती है, तो दल बदल रोकने के लिए जो जो सुझाव दिए जाएंगे उसे हम लोकतांत्रिक सुधार कहेंगे, लोकतांत्रिक
सुधार कहेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर निर्णय पाने के विषय में जो भी सुझाव या प्रस्ताव दिए जाते हैं उन्हें हम लोकतांत्रिक सुधार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वांछनीय सुधारों की कोई वास्तविक चुनौती नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश की समस्याएं तो अलग अलग है ना। प्रत्येक देश के लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग हैं, एक जैसी चुनौती तो है नहीं। जब सबकी चुनौती अलग अलग है तो समाधान भी तो अलग अलग होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक देश के लोकतांत्रिक सुधार अलग अलग होते हैं। प्रत्येक देश के लोकतांत्रिक सुधार अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा कि लोकतंत्र में विभिन्न चुनौतियों पर निर्णय पाने के लिए सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं। आगे लिखेंगे आप, पूरे विश्व में कोई वांछित सुधारों की लिखित सूची नहीं है। वांछित सुधारों की कोई लिखित सूची नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अतः सुधार उस देश के अनुरूप ही होना चाहिए, उस देश के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोग, पहला क्या कह रहा है, पहला देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसको एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए ज़रा देखिए इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन कहाँ चला गया जी? हाँ, यहाँ पे देखिए आ गया। तो विभिन्न लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो लोकतांत्रिक सुधार कौन कौन से किए जा सकते हैं? लोकतांत्रिक सुधार के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उनमें से आपसे 2 कदमों का उल्लेख पूछा है। तो पहला आप देख लीजिए, सभी 4-5 कम से कम आप देख लीजिए और इसको नोट भी कर सकते हैं आप, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, फ़ायदे का सौदा ही रहेगा आपके लिए। आइए ज़रा देखते हैं आपसे लोकतांत्रिक सुधार कौन कौन से किए जा सकते हैं। पहला नंबर आप देखिए, पहला नंबर कह रहा है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है, तो कैसे होना चाहिए? सबसे पहले अगर हमें राजनीतिक सुधार करना है तो आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी में स्तर और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। सबसे पहला चीज़, अगर आपको लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करना है तो आप आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी और स्तर की गुणवत्ता में सुधार करिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या लिखेंगे आप पॉइंट? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, बोले क्या होगा? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे वह अपनी बातों को खुले रूप से रख सकें। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो क्या कहा गया कि अगर हमें लोकतांत्रिक सुधार करना है, राजनीतिक सुधार करना है, तो हमें लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया को स्वतंत्रता देनी होगी जिससे वो अपनी बातों को खुले रूप से कर सकें, कमियों को अच्छे से गिना सकें, जिससे लोकतंत्र की सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। तीसरा नंबर, कानून बनाकर भी राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप, कानून बनाकर भी राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सावधानी से अच्छे कानून बनाकर गलत राजनीतिक आचरणों को रोका जा सकता है। गलत राजनीतिक आचरणों को रोका जा सकता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसी में बढ़ाइएगा आप लोग कि सबसे बढ़िया कानून वे कानून हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की
ताकत देते हैं। हमारे यहाँ सूचना का अधिकार कानून, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर एक कानून पारित किया गया है जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार कानून। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरटीआई। क्या बोलते हैं? आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो ये जो आरटीआई एक्ट पारित हुआ था 2005 में पारित हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुविकल्पी का ये सवाल बन सकता है आपसे। बहुविकल्पी का ये सवाल है, 2005 में हुआ था। और कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर में। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके तहत आपको जानते हैं क्या किया जाता है? आप किसी भी सवाल को एक सादे कागज़ पर लिखिए, एक सादे कागज़ पर लिखिए और सूचना अधिकारी के पास भेज दीजिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। 1 हफ्ते के अंदर आपके पास उस सवाल का जवाब आ जाएगा। मतलब अगर आपके यहाँ पे कुछ भी है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरी ग्राम सभा में इस वर्ष कितने रुपए पास हुए हैं, मेरी ग्राम सभा में इस वर्ष कितने रुपए पास हुए हैं, आप इस सवाल को लिखिए और उसके बाद भेज दीजिए। 1 हफ्ते में आपके पास उस सवाल का आंसर आ जाएगा और आप पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही तो लोकतंत्र होगा ना। ध्यान दीजिए, यही तो लोकतंत्र होगा। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्राम सभा में आए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपकी ग्राम सभा में आए हैं इस वर्ष, और उसमें से केवल 15 लाख रुपए खर्च किए गए, बाकी के 35 लाख रुपए डकार लिए गए हैं। ठीक है, तो आप सूचना के अधिकार कानून से प्रश्न का आंसर मंगाइए और आपको वहाँ से पता लग जाएगा कितने रुपए आए हैं और किस किस चीज़ के लिए आए हैं। अगर वो चीज़ आपके यहाँ नहीं हुई है तो आप उस पर आवाज़ उठाइए। यही तो लोकतंत्र होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा करने नहीं दिया जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुलिस की धमकी दी जाती है, आपको पुलिस में पकड़वाने की धमकी दी जाती है। यही तो हमारे यहाँ का खेला है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक सुधार कानून बनाकर किए जा सकते हैं और यह कानून जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड का प्रावधान करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके कुछ राजनीतिक सुधार हैं, कुछ राजनीतिक सुधार हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं लोकतांत्रिक सुधार करते समय, अगला पॉइंट उसमें बढ़ा सकते हैं आप। लोकतांत्रिक सुधार करते समय किए जाने वाले कानून परिवर्तन को भी ध्यान में रखना चाहिए। किए जाने वाले कानून परिवर्तन को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ राज्यों ने उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इसके परिणाम स्वरूप अनेक गरीब और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो गए, क्योंकि जो बेचारे पहले के समय थे उनके पास 3-3, 4-4 बच्चे थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब 3-4 बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, हैं? तो ये क्या हुआ? कानून में परिवर्तन तो हुआ, परंतु इसका परिणाम उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? राजनीतिक सुधार तो किया गया। क्यों राजनीतिक सुधार किया गया जानते हैं आप लोग? क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, फलाना ढिमका कानून बनाए गए। इससे कई लोग को घाटा भी होने लगा। कई लोग को क्या होने लगा? घाटा भी होने लगा। इसीलिए सुधार करते समय इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसी बात को जरा आप एनसीईआरटी बुक्स में से देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक की मैं कटिंग लेके आया हूँ। राजनीतिक सुधारों पर विचार लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए कि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहा जाते हैं? प्रस्ताव क्या कहे जाते हैं? लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की कोई सूची नहीं देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये भी वही बोल रहे हैं, जो एनसीईआरटी है ये भी वही बोल रही है कि हम वांछित राजनीतिक सुधारों की कोई सूची नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई ही नहीं जा सकती है। क्यों नहीं बनाई जा सकती है जी? अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी को ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण लेता है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो आपको बढ़िया बढ़िया उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही आप उसकी मरम्मत कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ की जो कार है इसमें आपको स्टीयरिंग इधर दिया जाता है
जबकि आप अमेरिका या ब्रिटेन आदमी चले जाइए, उसकी स्टीयरिंग इधर दी जाती है। तो पता चला कि आपके एक क्लाइंट ने फ़ोन किया, आप मैकेनिक हैं और कहाँ हैं आप, इंडिया में मैकेनिक कार बना रहे हैं, और आपके क्लाइंट ने फ़ोन किया कि भैया मैं ब्रिटेन में हूँ, मेरी कार ख़राब हो गई है और थोड़ा आप मेरी कार को ठीक करने का एक तरीका बता दीजिए। पता चला आपने कहा भैया तुम घुस जाओ इधर दाहिने साइड से, हैं, दाहिने साइड से घुस जाओ और वहीं पर स्टीयरिंग मिलेगी, उसको खोल दो। अब पता चला बेचारा इधर से घुसा, उसको स्टीयरिंग मिली ही नहीं है, स्टीयरिंग की जगह सीट ही खोल दिया, वो कुछ और खोल देगा। बताइए आप, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी वहाँ पे? क्या नहीं आएगी। मान लीजिए एक गाड़ी है जहाँ की टंकी आगे लगती है, पीछे आपके यहाँ लगती है, तो आपसे अगर उसने पूछा भैया बताओ मेरी टंकी में कोई खराबी है, तो आप कहे जाइए पीछे टंकी है और उसको खोलिए, इसमें करिए। पता चला उसको टंकी ना मालूम हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। तो कैसे आप उसकी समस्या का समाधान बता पाएंगे? बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको उसका मॉडल जानना पड़ेगा, फिर आप उसके ये मरम्मत का तरीका बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों ने कुछ नियम कानून बताए हैं। कहा है कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से सुधार के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए जो कानून है, इसी बात को मैं लिखवा चुका हूँ आपको, सावधानी से बनाए गए जो कानून हैं गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित करते हैं और अच्छे कानून को प्रोत्साहित करते हैं। परंतु क्या कह रहा है? परंतु विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से चुनौतियों का हल नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्रिकेट के नियम का देखिए कितना बढ़िया उदाहरण लिया है। एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल नियम बदलने से खेल नहीं सुधरेगा। याद रखिए, इसमें आपको क्या कह रहा है? खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों को सुधार करना पड़ेगा। वही तो हमारे लोकतंत्र में भी होगा कि अगर आपको राजनीतिक सुधार करना है तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुधार करना होगा, उनके द्वारा होगा, दल के द्वारा होगा, आंदोलन के द्वारा होगा, उसके बाद नागरिकों के द्वारा होगा, तभी वो राजनीतिक सुधार हो सकता है। इनके कहने का ये मतलब है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वही कहानी है कि कानून में बदलाव करते समय इस बात पर विचार करिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। पता चला उसके परिणाम उल्टे निकल गए तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। ये बात को आप पॉइंट में अपने नोट कर सकते हैं कि राजनीतिक सुधार का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने में होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये इनके कुछ परिवर्तन थे जो एनसीईआरटी ने गिनाए थे, यही आपकी बुक में भी दिए गए हैं। बस आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग इन्होंने दी हुई है, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। मतलब ये लोग हर साल डेवलप करते रहते हैं। याद रखिएगा, ये हर साल अपनी परिभाषा को डेवलप करते रहते हैं। कौन? एनसीईआरटी वाले। तो इस साल इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी है जरा देखिएगा। पिछले साल इन्होंने दूसरे पार्ट में लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी थी? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। परंतु बाद में इन लोगों ने उसमें सुधार किया। किसने? एनसीईआरटी वालों ने। क्या सुधार किया? देखिए, कुछ और चीज़ें जोड़ी गई कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई। बन सकता है, चूंकि एनसीईआरटी में तो सवाल ऐसा आपसे बन सकता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ ये हेडिंग लिखी हुई है, तो लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लें। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलने चाहिए, और ये अवसर और विकल्प जो हैं सबको बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे।
ये सब लोकतंत्र की परिभाषा में जोड़ा गया और एनसीईआरटी ने ही जोड़ा है, याद रखिएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात को। और ये लास्ट पॉइंट उन्होंने जोड़ा क्या, कि शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा नहीं की गई है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर रखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इसलिए हमारे लिए क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं। ठीक है, क्या कहा गया, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन में अपने नागरिकों को देना चाहिए। मतलब इनके कहने का अर्थ ये है ना कि लोकतंत्र वही नहीं है जहां पर केवल लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए और चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जाए, आप राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को अपने नागरिकों को देना भी लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को अपने नागरिकों को देना भी लोकतंत्र है जो आज तक उनको दिया नहीं गया है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद क्या करा है, हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता। ठीक है, लोकतंत्र जो है बहुमत की तानाशाही नहीं हो सकती है, मतलब आप बहुमत पा गए तानाशाह बन जाइए, ऐसा नहीं है। क्रूर शासन व्यवस्था बना दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, आपको लोगों के हित के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इन लोगों ने कुछ इस प्रकार से इसमें बताया है चीज़ों को। कह रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें क्या विशेषता का होना जरूरी है, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें क्या चीज़ निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये फैसले आप लीजिए। इन्होंने कुछ बातों को बता दिया और आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जो मर्जी सोचिए। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन टपकेगा ना तो आप अपनी सोच से लिखिए उसका आंसर। लेकिन एक बात, आपको कुछ पैटर्न तो चाहिए ना, तो वही पैटर्न को इन्होंने बताया हुआ है। तो आप अगर उस पैटर्न को जान जाएंगे तो आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। इसीलिए क्लासेज जरूर देखिए, नहीं लिखते हैं तो उसे सुनते ही रहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। 7 मार्च तक देख लीजिए, उसके बाद मन करेगा तो मत देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे अर्थशास्त्र, जिसमें आपके कुछ प्रमुख अध्याय मिलेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।